प्रिय विद्यार्थियों, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर अंश निर्गमन एवं हरण के चैप्टर में आज के इस लेक्चर के तुरंत बाद आप सब लोग जो बातें समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, उनमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ हैं, टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं। जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है। आईपीओ शब्द बहुत प्रचलन में है कि आज फलां कंपनी का आईपीओ आया है, आज फलां कंपनी का आईपीओ आया है। तो ये आईपीओ क्या होता है, बुक बिल्डिंग की प्रोसेस क्या होती है, स्मॉल इन्वेस्टर छोटे विनियोजक किसे कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी प्रारंभिक व्यय का तात्पर्य क्या होता है, और बैलेंस शीट में दिखाने के हिसाब से काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार का क्या मीनिंग होता है, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर के बाद आप समझने वाले हैं। तो इस लेक्चर को पूरा सुने, ध्यान से देखें और नोट्स बना लें ताकि परीक्षा के लिए आपके काम में आ सके। तो आइए अपन बात करते हैं सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट यानी अंशों का निजी रूप से निर्गमन करना किसे कहते हैं। अंशों का निजी रूप से, निजी का मतलब हुआ प्राइवेट, कि जैसा कि इसका शब्द ही है कि कोई भी कंपनी जब जनता को अपने अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित नहीं करती है, बल्कि कुछ वित्तीय संस्थाओं या पारस्परिक कोष, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियों आदि जो बड़े इन्वेस्टर हैं या संस्थागत विनियोजक हैं, उनको अंशों का निजी रूप से जब आवंटन करती है तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहलाता है। इसी प्रकार से परिवर्तनीय ऋण पत्रों के बदले अंश निर्गमन करना भी निजी रूप से अंशों का निर्गमन भी कहलाता है। तो ये अंशों का निजी रूप से निर्गमन यानी वित्तीय संस्थाओं को, पारस्परिक कोष को, बीमा कंपनी आदि को अंशों का निजी रूप से निर्गमन करना। एक महत्वपूर्ण शब्द है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है आई यानी इनिशियल, प्रारंभिक, पी यानी पब्लिक और ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी जब भी कोई कंपनी अपने किसी अंश को पहली बार जनता में निर्गमित करती है, या यूं कहें कि ऐसे अंशों का जनता में निर्गमन करने के लिए प्रस्ताव देना, प्रविवरण जारी करना, जिन जो अंश अभी तक किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, असूचित है, तो ऐसा निर्गमन करने का जो प्रोसेस प्रारंभ होता है वो प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन यानी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहलाता है। इसको कैसे लिखेंगे? प्रारंभिक आईपीओ अर्थात असूचित यानी अनलिस्टेड या नई कंपनी के द्वारा जन साधारण को अपने अंश प्रस्तावित करना। इन अंशों का सूचन बाद में करवाया जाएगा। सूचन यानी अपने अंशों को स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं, इनमें लिस्टेड करवाने के बाद कंपनी के अंशों का क्रय और विक्रय ओपन मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता है। लेकिन जब तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, सूचन नहीं करवाया गया है, तब तक उनका क्रय विक्रय स्टॉक मार्केट के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर का तात्पर्य यह हुआ कि जो अंश अभी तक लिस्टेड नहीं है, ऐसे अंशों का निर्गमन जन साधारण को करना, अथवा नई कंपनी जिसकी स्थापना अभी हुई है उसके द्वारा अपने अंश जनता के लिए प्रस्तावित करना,
आईपीओ कहलाता है। और इस आईपीओ के जस्ट बाद में इन अंशों का सूचन भी करवाया जाता है। एक महत्वपूर्ण शब्द आता है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग बुक बिल्डिंग का तात्पर्य है कि ये बुक बिल्डिंग एक पूरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम से कंपनी जो अंश जनता में निर्मित करने वाली है उसका निर्गमन मूल्य तय नहीं करती है, बल्कि उस निर्गमन मूल्य के स्थान पर न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य का एक प्राइस बैंड दे देती है। जैसे कंपनी ये कहती है कि हम ये अंश निर्मित करना चाहते हैं और इन अंशों के द्वारा कुल मिलाकर के 1 करोड़ रुपए की पूंजी एकत्रित करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि 1 करोड़ रुपए की पूंजी में अपनी भागीदारी चाहता है, यानी अंश खरीदना चाहता है, तो वो एक अंश के लिए कम से कम 15 रुपए और अधिक से अधिक 45 रुपए का भुगतान कर सकता है आवेदन पर। यानी कम से कम एक अंश के लिए 15 रुपए चुकाने हैं, अधिक से अधिक एक अंश के लिए 45 रुपए चुकाने हैं। अभी अंश कितने रुपए में इश्यू किया जाएगा ये तय नहीं है। तो मिनिमम प्राइस हो गई 15 रुपए, मैक्सिमम प्राइस हो गई 45 रुपए। तो इस 15 से 45 के बीच में कोई भी जो अंश खरीदने का इच्छुक व्यक्ति है वो अपनी रेट बता सकता है। यानी एक प्रकार से कंपनी के अंशों की बोली लगाई जाती है और उस बोली के आधार पर बाद में कंपनी ये तय करती है कि कितने रुपए में शेयर इशू किया जाए। तो बुक बिल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। आवेदन करने हेतु एक मूल्य सीमा यानी प्राइस बैंड निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत भावी निवेशकों से बोली आमंत्रित की जाती है। निर्गमित किए जाने वाले अंशों की संख्या का निर्धारण बाद में किया जाता है, क्योंकि कंपनी को, जैसे अपन ने उदाहरण लिया कि 1 करोड़ रुपए की पूंजी एकत्रित करनी है। अब यदि 40 रुपए की बोली आती है तो अंशों की संख्या 40 का भाग लगा करके तय की जाती है, और यदि 25 रुपए की बोली आती है तो अंशों की संख्या फिर 25 रुपए के हिसाब से अंशों की संख्या बढ़ा दी जाती है। लेकिन वर्तमान में आजकल अधिकतर कंपनियां बुक बिल्डिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ही अंशों का निर्गमन करती है। तो अभी अपन ने इस स्लाइड में ये 3 महत्वपूर्ण शब्द या 3 महत्वपूर्ण टर्म सीखी है। वो टर्म क्या क्या है? अंशों का निजी रूप से निर्गमन, दूसरा प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन यानी आईपीओ किसे कहते हैं, और तीसरी बुक बिल्डिंग। इसके बाद अब अपन बात करते हैं छोटे विनियोगकर्ता यानी स्मॉल इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्हें कहते हैं, यानी व्यक्तिगत विनियोगकर्ता। एक 2 प्रकार के विनियोगकर्ता, एक संस्थागत विनियोगकर्ता और एक व्यक्तिगत। कोई व्यक्ति यदि कंपनी के अंशों को खरीदना चाहता है, कंपनी के अंशों में अपना विनियोग करना चाहता है, तो वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। और वो छोटा या स्मॉल या रिटेल कब कहलाएगा कि ऐसे विनियोजक जो 2 लाख रुपए तक की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन या बोली लगाता है वो छोटा व्यक्तिगत विनियोजक कहलाता है। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार कंपनी को अपने प्रत्येक निर्गमन का कुल जो निर्गमन किया जाने वाला है, कुल जितनी राशि का निर्गमन किया जाने वाला है, उस प्रत्येक निर्गमन का 50% यानी आधा ऐसे विनियोजकों के लिए सुरक्षित रखना पड़ता है। सुरक्षित यानी रिजर्व हो गया कि कंपनी जैसे मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का निर्गमन करने वाली है, 1 करोड़ रुपए की पूंजी का निर्गमन करने वाली है, तो कम से कम 50 लाख रुपए के अंशों का निर्गमन ऐसे छोटे विनियोजकों को करना जरूरी है। और छोटे विनियोजक जो कुल मिलाकर के 2 लाख रुपए तक की बोली लगाता है या 2 लाख रुपए तक विनियोग करना चाहता है। अगला एक शब्द बार बार आता है अकाउंटेंसी के लिए, संपूर्ण अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए, बैलेंस शीट के लिए महत्वपूर्ण शब्द है, और वो है प्रारंभिक व्यय
यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे कि इसका नाम से स्पष्ट है, प्रारंभिक व्यय जो प्रारंभ में किए जाते हैं। किसके प्रारंभ में? कि कंपनी की स्थापना के समय, जब कंपनी शुरू की जाती है, कंपनी प्रारंभ की जाती है, उस समय पर जो खर्चे किए जाते हैं वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। प्रारंभिक व्ययों को निर्माण व्यय भी कहते हैं, प्रवर्तन व्यय भी कहते हैं, संगठन व्यय भी कहते हैं। यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहें या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहें अथवा प्रमोशन एक्सपेंसेस कहें अथवा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस कहें, एक ही बात है। कंपनी के समामेलन या पंजीयन यानी कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना कंपनी के पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन से होती है। तो कंपनी के समामेलन या पंजीयन के संबंध में किए जाने वाले जो खर्चे होते हैं वो खर्चे प्रारंभिक व्यय के नाम से जाने जाते हैं। ये प्रारंभिक व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, जिन्हें बैलेंस शीट में अन्य गैर चालू संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। अदर नॉन करंट एसेट्स के हेडिंग में दिखाया जाता है और वास्तव में ये संपत्ति नहीं होती। संपत्ति शीर्षक में दिखाया जाता है लेकिन वास्तव में संपत्ति नहीं होती, बल्कि ये एक कृत्रिम संपत्ति होती है। फिक्टिशियस एसेट्स कृत्रिम संपत्ति कहलाते हैं प्रारंभिक व्यय। जैसे उदाहरण अगर पूछा जाए कि प्रारंभिक व्ययों के उदाहरण बताइए, तो कंपनी के वैधानिक लेख, कंपनी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के जितने भी खर्चे हैं वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। रजिस्ट्रार के यहाँ होने वाले स्टाम्प ड्यूटी वगैरह के जो खर्चे होते हैं वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। क्रय विवरण के खर्चे होते हैं वो प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। इसी तरीके से प्रथम निर्गमन अंशों का किया जाए, ऋण पत्रों का किया जाए, उस प्रथम निर्गमन के लिए जितना कमीशन आदि चुकाना होता है वो भी प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। तो प्रारंभिक व्यय एक प्रकार का पूंजीगत खर्चा होता है। पूंजीगत खर्चा होने के कारण से डेबिट बैलेंस होता है और पूंजीगत खर्चा होने के कारण से इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। वास्तव में संपत्ति नहीं होती है, इसलिए इसे कृत्रिम संपत्ति कहते हैं। तो ये प्रारंभिक व्ययों की बात। प्रारंभिक व्ययों के बाद अब आज के इस लेक्चर का अंतिम टॉपिक अपन समझ रहे हैं, ध्यान से समझना है, और वो है कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। कंपनी की अंश पूंजी के प्रकार, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। ये काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, चिट्ठे के लिए होता है। सबसे पहले पूंजी होती है अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। यानी नॉमिनल कैपिटल का अर्थ पूछे या रजिस्टर्ड कैपिटल का अर्थ पूछे या ऑथोराइज कैपिटल का अर्थ पूछे, एक ही बात है। अधिकृत पूंजी यानी अधिकतम, कंपनी अपने जीवन काल में जितनी अधिकतम पूंजी को इश्यू कर सकती है वो अधिकृत पूंजी, अधिकृत यानी अधिकतम। इस अधिकृत पूंजी में से जितनी पूंजी कंपनी निर्गमित करना चाह रही है, जितनी पूंजी निर्गमित करने के लिए कंपनी ने प्रविवरण जारी किया है, चाहे नगद के लिए चाहे अन्य प्रतिफल के लिए, वो निर्गमित पूंजी यानी इश्यूड कैपिटल कहलाती है। और इस इश्यूड कैपिटल में से जितनी पूंजी जनता के द्वारा मांगी गई है, जितनी पूंजी के लिए जनता के द्वारा आवेदन पत्र आए हैं, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाती है। और इस सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से कंपनी ने जितनी राशि अलॉटमेंट तक, फर्स्ट कॉल तक जितनी राशि अभी तक मांग ली है, वो मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। और कॉल्ड अप कैपिटल में से जितनी पूंजी, जितनी किस्तें जनता ने चुका दी है, वो प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल कहलाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 प्रकार की पूंजी होगी। लेकिन खास बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि अधिकृत में से निर्गमित होती है, अर्थात निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती।
इसी तरीके से निर्गमित में से अभिदत होती है, तो अभिदत यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी निर्गमित पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए कि कंपनी को 10,000 शेयर इश्यू करने हैं, लेकिन जनता से 15,000 अंशों को खरीदने के लिए आवेदन पत्र आ गए, तो 15,000 अभिदत नहीं मानी जाएगी, बल्कि निर्गमित के बराबर यानी 10,000 ही अभिदत कैपिटल कहलाएगी। और अभिदत में से मांगी गई है, तो मांगी गई पूंजी और प्रदत्त पूंजी पेड अप कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बराबर हो सकती है। किसी भी स्थिति में सब्सक्राइब्ड कैपिटल यानी अभिदत पूंजी से अधिक मांगी गई पूंजी या प्रदत्त पूंजी नहीं हो सकती है। फिर खास बात ये ध्यान रखना है कि यदि अभिदत पूंजी और मांगी गई पूंजी में कोई अंतर रहता है, तो वो अंतर नए मांगी गई पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल के बराबर होता है। यानी कंपनी ने कुछ पूंजी अभी तक नहीं मांगी है, तो वो नहीं मांगी गई पूंजी के कारण से सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल में डिफरेंस हो सकता है। इसी प्रकार से मांगी गई पूंजी और प्रदत्त पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल में यदि डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस कॉल्स इन एरियर यानी जनता के द्वारा जितनी पूंजी नहीं चुकाई गई है, जैसे कुछ अंशधारकों ने अंतिम मांग का पैसा नहीं चुकाया, कुछ अंशधारकों ने बंटन का पैसा नहीं चुकाया, तो वो जो नहीं चुकाई गई राशि है कॉल्स इन एरियर है। वो कॉल्स इन एरियर कैसे पता चलेगा कि पेड अप कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल दोनों का अंतर होता है। तो इस प्रकार से ये पूंजी के प्रकार है। अब ये जो अंतर है यानी नए मांगी गई पूंजी है, इस नए मांगी गई पूंजी में से यदि कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पारित करके और उस पूंजी में से कुछ हिस्सा ऐसे सुरक्षित कर देती है कि ये इतनी पूंजी तभी मांगी जाएगी जब कंपनी का समापन हो, तो ऐसी सुरक्षित की हुई पूंजी संचित पूंजी कहलाती है। संचित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का तात्पर्य है निर्गमित अंशों पर नए मांगी गई राशि को विशेष प्रस्ताव के द्वारा समापन के समय मांगने के लिए सुरक्षित कर देना, ये रिजर्व कैपिटल कहलाती है। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने कुछ मुख्य बातें जो अंश निर्गमन एवं हरण के चैप्टर से संबंधित हैं वो सीखी हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु के लिए 4 नंबर का प्रश्न अपने आप में अलग बनता है। जैसे प्रश्न हो सकता है कि बुक बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं, तो 4 नंबर का प्रश्न बुक बिल्डिंग का अर्थ बताना। आईपीओ किसे कहते हैं, 4 नंबर का प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आप इस लेक्चर को यदि ध्यान से सुनते हैं, याद करते हैं, नोट्स बनाते हैं तो दे सकते हैं। इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर में आगे की बातें यानी इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, एंट्रीज कैसे होती हैं, वो सारी बातें अपन अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।